चलो 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 आई गेस ये स्ट्रीम वर्क कर जाए। होल्ड। सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है? सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है? प्लीज कमेंट्स के अंदर मुझे बताना तो मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूं। चलो बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। ओके, सो आफ्टर द ब्रेक अब हम जा रहे हैं नए कंसेप्ट के ऊपर। अभी तक हमने देखा कि पार्ट्स ऑफ लॉ क्या होते हैं और फिर हमने कहा लोल मतलब क्या, दैट इज लॉ ऑफ लैंड मतलब क्या। अभी हम जो जा रहे हैं वो हम जा रहे हैं नेक्स्ट कंटेंट के ऊपर, दैट इज प्रिपरेशन बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एनी लॉ। कोई भी लॉ पढ़ने के पहले आपने क्या प्रिपरेशन करना चाहिए उस लॉ का, ये हम यहां पे देखने वाले हैं। ठीक है, पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ा अच्छे से तो ही जाके समझ में आएगा, अदरवाइज मुश्किल है। रेडी, लेट्स गो। ओके, सो प्रिपरेशन बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एनी लॉ, ये चीज हम यहां पे देख रहे हैं। जहां तक मुझे पता है तुमने सीए इंटर में जो 3-4 लॉ पढ़े या सीए फाउंडेशन लॉ पढ़े, उसमें आपने कभी प्रिपरेशन नहीं किया होगा कि कोई भी लॉ शुरू करने के पहले क्या प्रिपेयर करना चाहिए। कोई भी लॉ शुरू करने के पहले नियरली 4 चीजें आपको प्रिपेयर करनी चाहिए। 4 थिंग्स यू शुड प्रिपेयर, जिसमें से सबसे पहली चीज जो आपने प्रिपेयर करनी चाहिए वो है यू शुड नो अबाउट हिस्ट्री ऑफ सच ए लॉ। इस लॉ का हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। हमारे सिलेबस में जो 5-6 लॉज है, फेमा, सेबी, सिकरा, कंपटीशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, आईआरडीए, या भी आपके फेमा, सेबी, आईबीसी, सिकरा, उसके बाद में पीएमएलए, आर्बिट्रेशन, काउंसिलेशन, सरफेसिया, ये सभी के सभी लॉज के कुछ ना कुछ हिस्ट्री है। सो आपने हर लॉ शुरू करने के पहले शुरू करना चाहिए उसका हिस्ट्री। हिस्ट्री से समझ में आता है कौन से सिचुएशन में लॉ बनाया गया है, मतलब उस सिचुएशन में कौन सी चीजों को सेफ रखना है, किसकी सेफ्टी उस सिचुएशन में इंपॉर्टेंट है। आपको हिस्ट्री पर से समझ में आएगा कि भाई लॉ का पर्पस क्या है, पर्पस क्यों है, क्यों बनाया गया। हिस्ट्री पर से समझ में आता है कि व्हाट एग्जैक्टली लॉ इज मेड फॉर, दैट इज कॉल्ड एज हिस्ट्री।
सो हिस्ट्री से एक एक्ट में आगे बढ़ने के लिए एक तरीका मिलता है, हिस्ट्री से समझ में आता है। मतलब अगर हिस्ट्री ठीक से पढ़ लो ना, तो मैं आपको ऐसा बोल सकता हूं कि लॉ का ओवरऑल स्कोप, ओवरऑल ग्रिप आपके हाथ में आ जाएगी। फिर पढ़ना जो है और एनालिसिस जो है वो सिर्फ एक पार्ट बन के रह जाएगा। नॉर्मली बच्चा लॉ के अंदर घुस जाता है और फिर स्ट्रगल करता है, उसको समझ में नहीं आता ये लॉ में क्यों पढ़ रहा हूं, क्या पर्पज है, किस पर्पज के लिए पढ़ रहा हूं। तो हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ लॉ। हिस्ट्री के बाद में दूसरी चीज जो आप पढ़ सकते हो, और दूसरी चीज है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। दूसरी चीज है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी? कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का मतलब क्या होता है? एनीवन नोज दिस? किसी ने कभी सुना है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी? अगर सुना है तो मुझे फटाफट बताइए कमेंट्स के अंदर कि व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। टेल मी फास्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मतलब क्या? क्या मतलब? बोलिए फटाफट, अर्जेंट में, तुरंत से भी पहले बताइए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मतलब क्या? एंट्री अंडर द लिस्ट, शानदार। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को हम कह सकते हैं कौन से लिस्ट में एंट्री है? एंट्री ऑफ विच लिस्ट? किस लिस्ट का एंट्री इसे माना जाता है? कौन से लिस्ट का एंट्री है ये? यूनियन लिस्ट का एंट्री है, स्टेट लिस्ट का एंट्री है, एक्सेट्रा। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का मतलब है व्हाई वी शॉल ओबे दिस लॉ, व्हाई वी शॉल फॉलो दिस लॉ। ठीक है, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल बनाते हैं समझने के लिए, तो आपको आइडिया आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इज। ठीक है, लेट्स गो। एक एग्जांपल लेते हैं अपन, एग्जाम्पल बनाते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ आनंद कुमार जी का। ठीक है, आनंद कुमार जी का एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल बनाते हैं। आनंद कुमार जी, इस कार्यक्रम की सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ समानता होती है तो आनंद कुमार जी इसका मात्र सहयोग कहा जाएगा। तो कृपया करके इसको दिल पे ना ले। मैं पहले ही हाथ जोड़ के सॉरी बोलता हूँ कि भैया ऐसा कोई आपको दुखाने का इरादा नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम्पल बना रहा हूँ, थोड़ा सा मतलब सबको समझ में आए इसलिए। ठीक है, और कैसा कोई समझे ना समझे, आनंद कुमार जी आपको तो जरूर समझ में आ जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है। ठीक है, लेट्स गो। सो आनंद कुमार जी ने सीए करना डिसाइड किया था। आनंद जी ने सीए करना इसलिए डिसाइड किया था कि उन्होंने सुना था कि भाई सीए करने के बाद में बहुत पैसा मिलता है, बहुत पैसे की बरसात होती है, आदमी करोड़ों कमाना शुरू कर देता है, ऐसा आनंद जी को लगा था। तो आनंद जी ने सीए चूज किया, पर उनको क्या पता था कि भाई इतने जल्दी पैसा नहीं मिलता। जॉब करो तो 7-8 लाख से शुरुआत होती है, प्रैक्टिस करो तो भैया उससे भी शुरुआत नहीं होती है, टीचिंग करो तो खाने के वांदे हो जाते हैं। तो आनंद कुमार जी को ये नहीं पता था कि कब पैसा मिलेगा, सिर्फ ये पता था पैसा मिलेगा, एक छोटा सा बंगला होगा, एक छोटी सी गाड़ी होगी, बस इतना ही पता था आनंद जी को। अब आनंद जी को जब ऐसा लगा कि सीए करने से पैसा मिलता है, इसलिए आनंद जी ने सीए किया। सीए बनने के बाद समझो आनंद जी के नाम के सामने सीए लग गया, बधाई हो। पर आनंद जी को पैसा नहीं मिला जितना उनको एक्सपेक्ट मिला, बट जितना एक्सपेक्टेड था उतना नहीं मिला। तो आनंद जी फ्रस्ट्रेट हो गए। आनंद ने सोचा कि भाई ये क्या है जिंदगी में, मैंने सीए इसलिए किया था, 5 साल मैंने जिंदगी झंड इसलिए की थी, 5 साल के लिए मूवीज, 5 साल के लिए पार्टीज, 5 साल के लिए गर्लफ्रेंड, क्या मैंने इसलिए सैक्रिफाइस की थी? तो आनंद जी बोले नहीं, बात तो ऐसे नहीं बनेगी। आनंद जी ने डिसाइड किया कि अब अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करने की जरूरत है। और आनंद जी ने डिसाइड किया कि वो एक मस्त फ्रॉड करेंगे, वो एक मस्त क्या करेंगे, फ्रॉड। और आनंद जी ने एक मस्त कंपनी बनाई, दैट इज फ्रॉडुलेंट लिमिटेड। फ्रॉडुलेंट लिमिटेड एक ऐसा कंपनी, या फ्रॉडुलेंट लिमिटेड तो बहुत नॉर्मल हो गया, झोल झाल लिमिटेड। आनंद जी ने एक मस्त कंपनी बनाई, झोल झाल लिमिटेड। बोले झोल करूंगा, पैसा कमाऊंगा, करोड़ों में कमाऊंगा। और आनंद जी ने इस फ्रॉड के अंदर, इस कंपनी के अंदर नियरली 20,000 करोड़ का फ्रॉड कर दिया। 20,000 करोड़ का फ्रॉड। आजकल ऐसे 5-10 हजार करोड़ का फ्रॉड किए बगैर ऐसे आपको देखने भी नहीं आएगा, कोई आपकी तरफ ध्यान भी नहीं देगा कि फ्रॉड किया है। आपको पता है वो नीरव मोदी ने 12,000 करोड़ का पंजाब नेशनल बैंक का फ्रॉड किया था, बराबर है? पंजाब नेशनल बैंक का 12,000 करोड़ का फ्रॉड किया था नीरव मोदी ने। आपको पता है उस ड्यूरेशन में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में 200-300 करोड़ का फ्रॉड हुआ था, 250 से 300 करोड़ का फ्रॉड। जब रिपोर्टर नीरव मोदी को कवर कर रहे थे ना, देख भाई 12,000 करोड़ का फ्रॉड किया, तब किसी ने तो भी रिपोर्टर्स को बताया, अरे उधर देखो वो बैंक में भी 250-300 करोड़ का फ्रॉड हुआ है। तो इधर रिपोर्टर पूछते क्या,
कौन सी बैंक में फ्रॉड हुआ है? बोले सर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में फ्रॉड हुआ है। रिपोर्टर पूछता कितना फ्रॉड हुआ है? ये बोलते हैं सर 250 करोड़ का हुआ है। रिपोर्टर बोलता है 250 करोड़ तुच्छ, ये 250 करोड़ का कोई फ्रॉड है? इधर देख 12,000 करोड़, जिंदगी में 12,000 करोड़ का ये आदमी ने फ्रॉड किया है। तो भैया 10,000 करोड़ के नीचे तो इज्जत ही नहीं है ना। तो आनंद ऐसा बंदा नहीं है कि भैया अभी फ्रॉड कर देगा। आनंद ने भाई सोच समझ के 20,000 करोड़ का फ्रॉड किया। आनंद जी ने 20,000 करोड़ का फ्रॉड किया। फ्रॉड करने के बाद आनंद मस्त फ्रॉड करके अपने कंपनी के केबिन में बैठा था, साथ में सेक्रेटरी वगैरह बैठी थी, अच्छे से ऐसे सब काम वाम चल रहा था ताकत से, ठीक है। आनंद इतना सीरियसली मत लेना, सिर्फ सपना है, ठीक है, सपने तक की सीमित रखना है अपने को, ठीक है। सो मस्त सेक्रेटरी वगैरह बैठी थी, आनंद ऐसे उसके साथ में काम शुरू था। काम मतलब अरे फाइलिंग वाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन ऐसा ये वाला काम शुरू था। तुम गलत मत सोचो जिंदगी के अंदर, ठीक है। अब जब आनंद ये कंपनी सेक्रेटरी के साथ लगे हुए थे काम करने के लिए, मतलब काम करने के लिए, फाइलिंग वगैरह करने के लिए, तो भैया 20,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ। तो उधर से आए सब रेड मारने के लिए। रेड मारने के लिए कौन कौन आया? मोदी जी आए, दीदी आई, निर्मला सीतारामन जी, दीदी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की हेड है, तो निर्मला सीतारामन जी दीदी आई। निर्मला सीतारामन जी दीदी के साथ में आज मोदी जी, फिर सीआईडी वाले, सीआईडी वालों के साथ दया आ गया, दया वो दरवाजा तोड़ने वाला दया भी आ गया। सो मोदी जी वगैरह सब आए। उन्होंने पूछा आनंद जी कहां है? वॉचमैन ने बोला वो केबिन के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। तुम अच्छा सोचो जिंदगी के अंदर, बुरा मत सोचो। केबिन के अंदर बैठे हुए हैं सब। मोदी जी, निर्मला सीतारामन जी दीदी वगैरह, इन्होंने केबिन को ठकठकाया, ठक 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 ठक, खट 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 खट। अंदर से आवाज है कौन है बे? डिस्टर्ब मत करो। डिस्टर्ब मतलब काम चल रहा था उसके अंदर डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। तुम अच्छा सोचो जिंदगी में, डिस्टर्ब मत करो। मोदी जी बाहर से बोलते हैं आनंद, मेरा प्यारा मित्र आनंद, दरवाजा खोलो। आनंद बोला नहीं अभी मैं बिजी हूं, काम कर रहा हूं, बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो। मोदी जी बोला मित्र आनंद तुम्हें दरवाजा खोलना पड़ेगा। आनंद बोला नहीं खोलूंगा। मोदी जी ने बोला दया दरवाजा तोड़ दो। दया ने दरवाजा तोड़ा। आनंद ने एकदम खुद को थोड़ा सा ऐसा, मतलब काम कर रहा था ऐसे, एकदम कोट वगैरह, कोट वगैरह निकाल के ऐसे बैठे रहते तो कोट वगैरह पहना आनंद ने एकदम। आनंद रेडी हो गया, अरे मोदी जी आप कैसे आए? मोदी जी बोलते हैं आनंद अच्छा सोचो जिंदगी में तुम, आनंद तुमने क्या कर दिया? तुमने 20,000 करोड़ का फ्रॉड कर दिया। 20,000 करोड़ का फ्रॉड कर दिया। आनंद बोलता है हाँ तो किया, पैसे की जरूरत थी, करना पड़ा। लोगों को पैसे की जरूरत होती है, लोग पैसा कमाते हैं, मैंने पैसा बनाया, उसमें क्या प्रॉब्लम है? मोदी जी बोलते हैं आनंद तुमने फ्रॉड किया है तो तुम्हें कंपनीज एक्ट के दफा 447 के तहत, कंपनीज एक्ट के दफा 447 के तहत तुमको पेनल्टी लगेगी फ्रॉड की। आनंद बोलता है कौन सा एक्ट? बोले कंपनीज एक्ट के दफा 200 447। बोले कौन सा सेक्शन? बोले 447। आनंद बोलता है ठीक है, कंपनीज एक्ट में लिखा है सेक्शन 447 में फ्रॉड का पेनल्टी है, पर आनंद पूछता है ये कहां लिखा है? ये कहां लिखा है कि भाई ये कंपनीज एक्ट मुझे एप्लीकेबल होगा? ये कहां लिखा है कंपनीज एक्ट मुझे एप्लीकेबल होगा? ये कहां लिखा है 447 मुझे एप्लीकेबल होगा? मैं क्यों मानूं कंपनीज एक्ट? मैं खुद का कंपनीज एक्ट क्यों ना बनाऊं? आनंद ने कंपनीज एक्ट भी सामने रख दिया मोदी के, झोल झाल कंपनीज एक्ट लिमिटेड, झोल झाल कंपनीज एक्ट, ईयर भी दे दिया, बोले 2020। 2020 में बोले जिंदगी में इतने झोलझाल हुए, इतना बड़ा लॉकडाउन हुआ है, मैं भी एक आधा एक्ट झोलझाल कंपनीज एक्ट। आनंद ने खुद का एक्ट बनाया। मोदी जी को आनंद पूछ रहा है मुझे बताओ ये जो तुम्हारा एक्ट है मैं क्यों मानूं? मैं मेरा ये झोलझाल वाला कंपनीज एक्ट क्यों ना मानूं? क्यों आपका एक्ट मुझे एप्लीकेबल है, क्यों मेरा एक्ट मुझे एप्लीकेबल नहीं है? और क्यों ये झोलझाल वाला एक्ट आपको एप्लीकेबल है? क्या जरूरत आन पड़ी कि मैं इस कंपनीज एक्ट, और क्या जरूरत आन पड़ी मैं इनकम टैक्स को आनूं? क्या जरूरत आन पड़ी मैं जीएसटी पे करूं? क्या जरूरत आन पड़ी मैं कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, उसके बाद में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये सब लॉ मानूं? मैं क्या जरूरत है इनको मानने की? कहां लिखा है मैंने माननी चाहिए? तो ये है बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, कि क्या जरूरत है, कहां लिखा है कि तुमने इन लॉज को फॉलो करना चाहिए। बताओ तुम अभी फॉलो किए जा रहे हो जिंदगी में, कॉन्ट्रैक्ट पढ़े जा रहे हो, सेल ऑफ गुड्स, अच्छा मान तो नहीं रहे हो, सिर्फ साथ में पढ़े भी जा रहे हो, दूसरों को बता भी रहे हो क्या ऐसा लॉ होता है करके। तुम ही तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो, तुम ही आगे जाके पब्लिक को बताने वाले हो कि ये लॉ फॉलो करना पड़ता है। अबे क्यों बोल रहे हो पब्लिक को कि ये लॉ फॉलो करना है? क्यों माने जा रहे हो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? क्यों माने जा रहे हो सेल ऑफ गुड्स? क्यों माने जा रहे हो कंपनीज एक्ट? क्या जरूरत है इसकी? नहीं मानना मेरे को कॉन्ट्रैक्ट, नहीं मानना मेरे को कंपनीज एक्ट, नहीं मेरे को सुनना मोदी जी का, तेल लेने गए मोदी जी, नहीं मानूंगा, जा हट पुट कट हिच पुर, नहीं मानना। क्यों मानना चाहिए? क्यों इंडिया के नागरिक ने कंपनीज एक्ट फॉलो करना चाहिए? क्यों नागरिक अपना अपना एक्ट बना के नहीं चल सकता? व्हाई? तो बेटा इसके पीछे का रीजन है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 17 से लेकर 25 में
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 17 से लेकर 25 में ये लिखा है कि भाई इंडिया का कोई भी इंडिविजुअल हो, उसको इंडिया में इंडिपेंडेंस मिलेगा और उसको आइडेंटिटी तभी मिलेगी जब वो इंडिया के लॉज फॉलो करता है। आप इंडिया के नागरिक तभी माने जाओगे जब आप लॉज फॉलो करोगे, और अगर आप इंडिया के नागरिक नहीं माने जाओगे तो आपका कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि कोई अगर हमारे इंडिया में एक ऐसी आदिवासी प्रजाति है या ऐसी आदिवासी जमाती है जिनका कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, जिनका ना आधार कार्ड है, ना पैन कार्ड है, ना वो इंडिया के नागरिक है। ऐसे है, अमरावती में एक मेड़घाट करके एरिया है, मेड़घाट। उस मेड़घाट वाले एरिया में बहुत सारे आदिवासी लोग रहते हैं। लीगली उनको कोई नहीं पहचानता, लीगली उनका कोई आइडेंटिटी नहीं है। वो आदिवासी वैसे के वैसे चलते आ रहे हैं, वैसे ही वैसे उनके ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं, वैसे वैसे उनकी पुश्तें चलती आ रही है, किसी का कोई आइडेंटिफिकेशन वगैरह नहीं है। अब अगर तुमको आइडेंटिफिकेशन चाहिए, तुम्हें आइडेंटिटी चाहिए, और तुम्हें यह चाहिए कि भाई कंपनीज एक्ट, ये चाहिए कि तुम्हारी आइडेंटिटी मानी जाए, तुम्हें देश में पहचाना जाए, तो उसके बदले में एक कीमत तुम्हें चुकानी पड़ती है, वो है इंडिया के लॉज तुमको मानने पड़ते हैं, और ये है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। अब ये लॉज कहां लिखे जाते हैं? तो ये लॉज लिखे जाते हैं एंट्री ऑफ द लिस्ट। एंट्री ऑफ द लिस्ट मतलब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 246 के हिसाब से, 7th शेड्यूल के हिसाब से जितने लिस्ट में सब्जेक्ट दिए हैं, वो सभी सब्जेक्ट के ऊपर अगर लॉ बनते हैं तो उस पर्सन को मानने पड़ेंगे जिसने इंडिया में खुद की आइडेंटिटी क्रिएट की है, जिसने इंडिया में यह बोला है कि मैं इस देश का नागरिक हूं, क्योंकि इसके सिवा आपके काम नहीं हो सकते। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। तो हमको हर एक्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि भाई क्या जरूरत है इस लॉ को मुझे एप्लीकेबल करने की। सो आई गेस सबको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आया तो बताइए। आनंद जी, आई एम वेरी सॉरी, आपका एग्जाम्पल मुझे यूज करना पड़ा। ये लोग बहुत गलत सोचते हैं, इनके अपने दोस्ती के बीच में आनंद जी दरार नहीं आनी चाहिए। ये लोग पागल है, उधर हंस वस रहे कमेंट सेक्शन के अंदर, आप इनकी तरफ ध्यान मत दो, आप सिर्फ मेरी तरफ ध्यान दो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोला, मैंने सब अच्छी चीजें बोली, ये लोग दूसरा मतलब निकाल रहे थे। ठीक है आनंद जी, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, लेट्स गो, स्टार्ट करते कॉन्सेंट्रेट करना। सो ये समझ में आया, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी समझ में आया कि क्या जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की। बताइए मुझे फटाफट, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? अर्जेंट में बताइए, तुरंत से भी पहले। अर्जेंट में मुझे बताइए, तुरंत से भी पहले, समझ में आया क्या? कमेंट वमेंट कोई जिंदगी में कर नहीं रहा, सो गई जनता। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आया। आनंद जी को समझ में आया क्या? पहले आनंद जी आप भी बताइए, आपको समझ में आया क्या? ठीक है, चल बहुत बढ़िया, अगर समझ में आया तो। नाउ वी आर गोइंग फॉर हिस्ट्री, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, फिर आता है ऑथोरिटी स्ट्रक्चर। नाउ 3 चीजें, किसी भी लॉ को पढ़ने के पहले 4 चीजें कंप्लीट करनी, उसमें से 2 हमने ले ली, तीसरी चीज है ऑथोरिटी स्ट्रक्चर। मुझे एक बात बताओ, कंपनीज एक्ट का ऑथोरिटी स्ट्रक्चर आपको पता है क्या? कंपनीज एक्ट के पूरे 148 सेक्शन आपने पढ़ लिए 2013 के। आपको कोई पता है कंपनीज एक्ट में कौन सी अथॉरिटी है, कौन चलाता है कंपनीज एक्ट को? मुझे एक बात बताओ, ये अथॉरिटी स्ट्रक्चर क्यों जरूरी है? अथॉरिटी स्ट्रक्चर की जरूरत क्या है, और कौन है कंपनीज एक्ट की अथॉरिटी? एक बात आपने याद रखना कि बेयर टेक्स्ट पार्लियामेंट में पास करना, बेयर टेक्स्ट पार्लियामेंट में पास करना, बेयर टेक्स्ट पार्लियामेंट में पास करना इज जस्ट 1 to 5% of law passing process, of law implementation process। ये लॉ इंप्लीमेंट प्रोसेस का सिर्फ 5% है। ठीक है, अथॉरिटी मतलब किसी भी एक्ट में बेयर टेक्स को पार्लियामेंट से पास कर लेना, ये लॉ पास करने का सिर्फ मैक्सिमम 5% है। क्यों ऐसा? क्योंकि लॉ को पास करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। आप एक चीज थोड़ी सी सोचिए, जब आप ट्रैफिक सिग्नल पर जाके खड़े हो जाते हो और ट्रैफिक पुलिस नहीं रहता है, तो आप देखते हो कितने सारे लोग सिग्नल तोड़ते हैं। आपने भी तोड़ा होगा जिंदगी में। तो जब अथॉरिटी ये प्लेस नहीं रहती है सही जगह पे,
तो लॉ सब लोग तोड़ते हैं। इमेजिन करो अगर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर असेसिंग ऑफिसर ही नहीं है, कोई टैक्स पे नहीं करेगा। जीएसटी के अंदर ऑफिसर नहीं है, कोई टैक्स पे नहीं करेगा। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आरबीआई नहीं है तो बैंक्स पब्लिक को लूटेगी। इंश्योरेंस एक्ट में आईआरडीए नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनीज कंपेंसेशन नहीं देगी। अरे लॉ में अगर अथॉरिटी नहीं है तो वो लॉ ही नहीं है, वो लॉ बन ही नहीं सकता, वो लॉ इंप्लीमेंट ही नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें अथॉरिटी ही नहीं है। तो लॉ पास करना पार्लियामेंट में सिर्फ 5% है। एक्चुअल जो फर्क पड़ता है वो फर्क पड़ता है कि अथॉरिटी कौन है इंप्लीमेंटेशन के लिए। इसलिए हर लॉ शुरू करने के पहले आपने अथॉरिटी स्ट्रक्चर में घुसना चाहिए। आपने कंपनीज एक्ट में आरओसी, रीजनल डायरेक्टर, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ, अपीलेट ट्रिब्यूनल, सुप्रीम कोर्ट, लिक्विडेटर, ऐसे अलग अलग टर्म सुने होंगे सीए इंटर में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, बट डू यू नो क्या अथॉरिटी स्ट्रक्चर है कंपनीज एक्ट का? डू यू नो दैट कि कंपनीज एक्ट को कैसे चलाया जाता है? डू यू नो कि कंपनीज एक्ट में कैसे डिस्प्यूट सॉल्व किए जाते हैं? अथॉरिटी देखो, मतलब तुमने पूरा इंटर का कंपनीज एक्ट पढ़ लिया, तुमने एनसीएलटी पढ़ लिया, तुमने एमसीए पढ़ लिया, तुमने आरओसी पढ़ लिया। वो आरओसी क्या है जिंदगी में बताओ जरा मुझे, कौन है एनसीएलटी, कौन है आरओसी है, कौन से टाइप के अथॉरिटीज है बताइए जरा। पूरा कंपनीज एक्ट 148 सेक्शन हो गया, पर अभी तक नहीं पता एनसीएलटी 10 बार आ गया, उसके अंदर आरओसी तो 50 बार आ गया, पर अभी तक नहीं पता भैया कंपनीज एक्ट में एनसीएलटी और आरओसी कौन है। तो क्या फायदा लॉ पढ़ने का जब तुमको पता ही नहीं है? तो हर बार जब एनसीएलटी पढ़ोगे दिमाग में एक कीड़ा रेंगता रहेगा जो कभी सॉल्व ही नहीं होगा, दिमाग में एक डाउट आता रहेगा जो कभी सॉल्व ही नहीं होगा, तुमको अथॉरिटी स्ट्रक्चर नहीं पता तो। और अथॉरिटी स्ट्रक्चर नहीं पता तो तुम्हें लॉ ही नहीं पता है। इनफैक्ट तुम्हें पता ही नहीं है कि कंपनीज एक्ट किस चीज का नाम है। तुम भी बस वो बेयरटेक्स पढ़ लिए जिसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि तुमको अथॉरिटीज ही नहीं पता। So authority structure is a very important thing, very very important thing. आपको शायद नहीं पता है, आपको शायद नहीं पता है। मैं इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, बोर्ड के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना, बड़े अच्छे से ध्यान देना। मैं चाहिए तो आपको अथॉरिटी स्ट्रक्चर दिखाता हूं कि किस तरीके से अथॉरिटी स्ट्रक्चर दिखता है कंपनीज एक्ट का। मतलब आपको एक आइडिया आएगा कि भाई अथॉरिटी स्ट्रक्चर नाम की भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। पूरा आपको ध्यान में आएगा कि अथॉरिटी स्ट्रक्चर नाम की भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। आ जाइए, मैं एक बार ओपन करके दिखा देता हूं आपको अथॉरिटी स्ट्रक्चर, वो भी कंपनीज एक्ट का। मतलब आपको पता रहेगा कि अरे बाप रे, ऐसा भी अथॉरिटी स्ट्रक्चर होता है। लेट्स गो। नॉर्मली ये इंटर लेवल पे पढ़ाता हूं, पर अभी हमको बेसिक्स क्लियर करना जरूरी है, इसलिए हम अथॉरिटी स्ट्रक्चर पे आ रहे हैं। हाँ, ये देखिए इधर है। ये देखिए अथॉरिटी स्ट्रक्चर अंडर कंपनीज एक्ट। तुमने कंपनीज एक्ट पढ़ लिया पर तुम्हें अथॉरिटी स्ट्रक्चर ही नहीं पता। कितना खतरनाक चीज है ये। कंपनीज एक्ट में अगर हम बात करें अथॉरिटी स्ट्रक्चर की, तो कंपनीज एक्ट में अथॉरिटी में सबसे पहली अथॉरिटी आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बना था उस वक्त सचिन पायलट जी इसके चेयरमैन थे, बट इसको चलाने का पूरा जिम्मा अरुण जेटली जी ने उठाया था, क्योंकि सचिन पायलट जी तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बना के चले गए और 2014 में इलेक्शन हुए तो भैया बीजेपी गवर्नमेंट आई, बीजेपी गवर्नमेंट आई तो बीजेपी ने अरुण जेटली जी को बिठाया, तो अपन ने यहाँ पे अरुण जेटली जी दिखाया। अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में बैठे हैं वो है निर्मला सीतारामन जी, जो फाइनेंस मिनिस्टर भी है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस भी संभाल रहे हैं। एक मिनिस्टर एक से ज्यादा मिनिस्ट्री संभाल सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जिसमें पहला पार्ट होता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल। व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल? कंपनीज को बनाना, कंपनीज को कंट्रोल करना, उनको रेगुलेशंस देना, उनको ये बोलना कि किस तरीके से तुमने कंपनीज को चलाना चाहिए, किस तरीके से कौन से रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए, उनको हेल्प करना, उनसे फॉर्म फाइलिंग करवा लेना, सिंपली उनको एडमिनिस्टर करना कि कंपनीज ठीक से चल रही है या नहीं। और अगर इन केसेस में कभी डिस्प्यूट होता है, कभी झगड़े होते हैं, तो आता है जुडिशियल स्ट्रक्चर, जुडिशियल, जजमेंटल, जज, जुडिशियल, जजमेंटल स्ट्रक्चर, जहां डिस्प्यूट होता है तो हम जजिंग करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर फर्दर डिवाइड होता है दो पार्ट्स में, जिसमें पहला पार्ट आता है एक्टिव कंपनीज का। पहला पार्ट है एक्टिव कंपनीज का, जिसमें आते हैं रीजनल डायरेक्टर्स, और रीजनल डायरेक्टर इंडिया में प्रेजेंट है 7, और ये 7 रीजनल डायरेक्टर्स के नीचे आते हैं आरओसीज, और इंडिया में 22 आरओसीज है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज 22 रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है।
और दूसरे साइड डॉर्मेंट कंपनी का स्ट्रक्चर आता है। डॉर्मेंट मतलब नॉन एक्टिव कंपनीज, ऐसे कंपनी जो काम नहीं कर रहे या लिक्विडेशन में है, उन कंपनीज के लिए आते हैं लिक्विडेटर। डॉर्मेंट कंपनीज के लिए आते हैं लिक्विडेटर्स। लिक्विडेटर का नंबर वेरिएबल है क्योंकि लिक्विडेटर कोई भी बन सकता है, मेनली चार्टर्ड अकाउंटेंट जिन्होंने इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी की एग्जाम को पास किया है वो बन सकते हैं लिक्विडेटर। सो 7 रीजनल डायरेक्टर है, 22 आरओसीज है एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल के लिए। 7 रीजनल डायरेक्टर, 22 आरओसी, 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज के लिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज के लिए ये 29 लोग वर्क करते हैं। और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो शायद आपने कभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को ओपन भी जिंदगी में हो सकता है करके नहीं देखा होगा, तो मैं आपको ओपन करके दिखा दूं कि किस तरीके से दिखता है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आ जाइए, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना। इसमें आरओसी भी दिखा दूं और इसके अंदर ये भी दिखा दूं कि एमसीए, उसके बाद में और कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सो आज ये देखो, ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का वेबसाइट और इसके अंदर दिया है सबसे पहले होम, फिर है अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसके बाद में कौन कौन से एक्ट में ये लगता है, कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्ट, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, कॉम्पिटिशन एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट, सिक्योरिटी सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। इन सब सिचुएशंस में लगता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। फिर माई वर्क प्लेस, फिर माई सर्विसेज। माई सर्विसेज के अंदर आप यहां पे देखोगे, ये चीज में आपने आर्टिकलशिप में काम करना चाहिए था, अगर नहीं किया, कुछ लोगों को पता होगा, ये देखा होगा। माई सर्विसेज में ये देखिए, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, एलएलपी रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ये सब चीजें दी गई है। फिर इसके बाद में आगे जाए तो आता है कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट में आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में नीचे देखो रीजनल डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर के नीचे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आरओसी, उसके नीचे देखो लिक्विडेटर। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? तो अगर मैं इसके अंदर अभी जाऊं, कॉन्टैक्ट्स के अंदर जाऊं और देखो कितने रीजनल डायरेक्टर्स है, तो यू विल गेट 7 रीजनल डायरेक्टर्स इन हियर। देखो ईस्टर्न रीजन, सदर्न रीजन, जो भी नाम है नाम चेंज होते रहेंगे, रीजन पता होने चाहिए। नॉर्दर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न, साउथ ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न। ये 7 रीजन हैं, जिन 7 रीजन में डिफरेंट डिफरेंट रीजनल डायरेक्टर बैठे हैं, ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को कंट्रोल करते हैं। इसी के अंदर अगर मैं वापस जाऊं और मैं ढूंढूं आरओसीज, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, तो आपको यहां पे दिखेगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज 22 है और 36 स्टेट्स यूनियन टेरिटोरीज में सिर्फ 22 रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। कैसे है तो देखना, तेलंगाना में 1, आंध्र प्रदेश में 1 और 6-7 स्टेट मिलके यहां एक ही है, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सबको मिलके एक ही आरओसी है। मतलब 6-7 स्टेट तो इसी एक आरओसी में निकल गए। बिहार, झारखंड में एक आरओसी है, छत्तीसगढ़ में एक आरओसी है, बिहार और झारखंड का एक ही है। यहां हालांकि रांची का आरओसी ये सेपरेट है और पटना का आरओसी अलग है, झारखंड और राइस के लिए। दिल्ली, हरियाणा में एक ही आरओसी है, गोवा, दमन, दीव के लिए एक ही आरओसी है, गुजरात के लिए एक आरओसी है, हिमाचल प्रदेश के लिए एक आरओसी है, जम्मू कश्मीर के लिए एक आरओसी है, कर्नाटक के लिए एक आरओसी है, केरला के लिए एक आरओसी है, मध्य प्रदेश के लिए एक आरओसी, महाराष्ट्र में 2 आरओसी है, एक है आपका मुंबई में और एक है आपका पुणे में। क्लियर है सब? महाराष्ट्र और तमिलनाडु ये 2 ही स्टेट है जिन एक स्टेट में 2-2 आरओसीज है। महाराष्ट्र में 2 आरओसी, मुंबई और पुणे, तमिलनाडु में 2 आरओसी और वो 2 आरओसी है चेन्नई और कोयंबतूर। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? फिर उड़ीसा में एक आरओसी, पौंडीचेरी, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु में देखो 2, चेन्नई और कोयंबतूर वाला आरओसी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। आप टोटल गिनते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, उसके बाद में 16 17 18 19 20 और 21 और 22। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? टोटल 22 आरओसीज यहां पे वर्कआउट होते हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। क्लियर है? 22 आरओसीज इन द केस जो आपको अप्लीकेबल होते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नंबर मैंने ठीक से गिना ना, 1 2, एक बार वापस से गिन लू, 1 2 3, नंबर आई गेस चेंज हुआ है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अच्छा, अब 25 आरओसीज हो चुके हैं। मैं मेरे डायग्राम को थोड़ा सा कंट्रोल करके ठीक करना चाहूंगा। ठीक है, देयर आर 22 आरओसीज, बट अब ये चेंज होके कितने हो गए हैं? 25 आरओसीज अभी वर्किंग है। देखो, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अभी सिर्फ 2 महीने पहले जब मैंने चेक किया था सीए इंटर के बैच को पढ़ाने के लिए, तब 22 आरओसीज काउंट किए थे, अब 25 आरओसीज हो चुके हैं।
ठीक है, ये भी नंबर बदलते रहता है, पर आरओसी का नंबर आपको फिक्स पता होना चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ये चीज को याद रखना, ये है आरओसी, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है, जो कंपनीज को रजिस्टर करता है। अब चलो, ये तो कंपनीज एक्ट चला रहे हैं, ये तो कंपनीज एक्ट चला रहे हैं, पर अगर कंपनीज एक्ट में डिस्प्यूट हो गया, झगड़े हो गए, मारामारी हो गई, फाइन लग गया, पेनल्टी लग गया, बंदे को करना है अपील, तो बंदा कहां जाएगा? जुडिशियल अथॉरिटी, जिसके अंदर आता है एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट। ये हमारे सीए फाइनल के सिलेबस में सेक्शन नंबर 407 से 434 में आने वाला है। इसे कहते हैं अथॉरिटी स्ट्रक्चर, और नियरली हर लॉ में एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल का अथॉरिटी स्ट्रक्चर होता है। फेमा में है, सेबी में है, सिकरा में है, आपके आईबीसी में है, एफसीआरए में है, एसीए में है, सरफेसिया में है, इन सब में अथॉरिटी स्ट्रक्चर है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, सुप्रीम कोर्ट, ये जुडिशियल है, रीजनल डायरेक्टर आरओसी और लिक्विडेटर ये एडमिनिस्ट्रेटिव है, और इनका हेड अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये अथॉरिटी स्ट्रक्चर अगर आपको पता है तो कंपनीज एक्ट पढ़ने में मतलब है। बिना इस अथॉरिटी स्ट्रक्चर के अगर आपने कंपनीज एक्ट पढ़ लिया है तो आपने कैसे पढ़ लिया? आपको पता नहीं कि भाई डिस्प्यूट कौन सॉल्व करता है, आपको यह तक नहीं पता कि इन डिस्प्यूट के साथ में कैसे कंट्रोल करना है, आपको यह भी नहीं पता एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, तो कैसे पढ़ा आपने? ये सबसे बड़ा सवाल यहां पे आता है। सो थर्ड थिंग जो किसी भी लॉ को शुरू करने के पहले हमारे हाथ में होनी चाहिए, दैट इज अथॉरिटी स्ट्रक्चर। और अथॉरिटी स्ट्रक्चर खत्म होने के बाद अगर कोई चीज बचती है और बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो है चैप्टर स्ट्रक्चर। चैप्टर स्ट्रक्चर, चैप्टर स्ट्रक्चर क्यों? चैप्टर स्ट्रक्चर से हमें समझ में आता है व्हाट इज द फ्लो ऑफ लॉ, फ्लो ऑफ लॉ, एंड व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ लॉ, पार्ट्स ऑफ लॉ। और हम प्री प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कंसेप्ट, प्री प्रिपरेशन कर सकते हैं कंसेप्ट का, जिस कंसेप्ट के रिगार्डिंग हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं। यह फायदा होता है चैप्टर स्ट्रक्चर का। तो कोई भी लॉ उठा लो, अगर आप कोई लॉ में एंटर करने जा रहे हो तो ये चार चीजें आपको हमेशा पता होनी चाहिए। हिस्ट्री तो इसलिए पता होना चाहिए, पर्पस पता चले, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इसलिए क्योंकि हम ये लॉ को क्यों पढ़े, अथॉरिटी स्ट्रक्चर इसलिए क्योंकि अथॉरिटी इस लॉ को कंट्रोल कर रही है, तो ये कई बार आएगी लॉ के अंदर, कई बार इसका नाम आएगा, कई बार इसका रेफरेंस आएगा, वो कौन देखेगा। और चैप्टर स्ट्रक्चर इसलिए क्योंकि पता होना चाहिए कि चैप्टर फ्लो क्या है लॉ का, किस तरीके से लॉ में घुसना है, क्या पार्ट से, प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या है, प्रिपरेशन ऑफ कंसेप्ट कैसे क्रिएट किया जाए। क्लियर है कंसेप्ट? मैं चाहूंगा आप इसको भी लिख के रखिए, गो फॉर इट फास्ट। और समझ में आया क्या और कैसा लगा ये जरूर कमेंट्स में बताइए। नॉर्मली फेस टू फेस में बच्चों के एक्सप्रेशन पढ़ के मैं समझ जाता हूं कि नहीं बच्चों को समझ में आया है या नहीं आया, पर यहां ना तुम सामने हो और मेरे को दिख भी नहीं रहो। अगर तुम साथ हो तो कमेंट करके बताओ जिंदगी में कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है क्या? गूगल ड्राइव पेन ड्राइव वाले तो मस्त है एकदम, चाय वाय पीते हुए सर तुम पढ़ाते जाओ, बाबा जी का प्रवचन चल रहा है, मजा आ रहा है। ये चीज मत करना, मुझे जरूर बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है? तो ही जाके समझ में आएगा कि किस फ्लो में अपन चल रहे हैं। सिर्फ 3 लोगों को ही समझ में आ रहा है क्या? बाकी लोगों का क्या? 18 में से सिर्फ 3 लोगों को समझ में आया तो जिंदगी में क्या फायदा? बाकी लोग क्या सो गए जिंदगी में रजाई वजाई लेके? सर रात के 10 बजे सर सोने दो सर।
चलो डन एवरीबॉडी, लिखना हो गया सबका? ये सुनो, डन 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 डन। ओके, सो लॉ किस तरीके से शुरू करना चाहिए इसका मैंने पूरा कच्चा चिट्ठा आपको दे दिया है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? तो अभी इट इज अ टाइम हम हमारे सिलेबस को अब थोड़ा सा छूना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, हम देख सकते हैं कि हमारे सिलेबस में कितने लॉज हैं। अब एक एक लॉज को हम पढ़ना शुरू करेंगे। रेडी, लेट्स गो। सो आई विल क्लोज दिस पीपीटी डाउन। आ जाइए। लेट्स गो। अब हम देखते हैं हमारे सिलेबस में कितने लॉज हैं और इन लॉज के नाम सब हम आज याद करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स गो। सबसे पहला लॉ हमारे सिलेबस में है वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नॉर्मली दिस लॉ डील्स इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स, डॉलर से रुपीज या किसी भी फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेड करने के लिए। सेकेंड लॉ इज इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। ये लॉ लाया गया था किंगफिशर कंपनी की वजह से, किंगफिशर जैसे कंपनी की वजह से जिसमें लिक्विडेशन थोड़ा जल्दी हो और क्रेडिटर को पैसा जल्दी मिले। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फिनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट। एक्ट का नाम ही इतना बड़ा है, इसको शॉर्ट टाइटल बोलते हैं नालायक लोग। जब सेक्शन 1 में लिखते हैं तो बोलते हैं तो शॉर्ट टाइटल ऑफ दिस एक्ट, और फिर शुरू करते हैं नाम लेना, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। अबे नाम है, निबंध है, क्या बोलूं इसको मैं। एनीवेज, ये लॉ बनाया गया है वसूली के लिए, वसूली के लिए। कंसेप्ट समझ में आया? नेक्स्ट लॉ है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी, व्हाइट मनी। ब्लैक मनी, व्हाइट मनी के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ऐसे डोनेशन जो इंडिया में एंटी नेशनल चीजों को पैदा कर सकते हैं, उन डोनेशन को रोकने के लिए लॉ बनाया गया है। और आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन एक्ट, ये डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का लॉ है। इतने लॉज हमको इकोनॉमिक लॉ में एप्लीकेबल है फॉर 30 मार्क्स। 30 मार्क के लिए हमको एप्लीकेबल है, 70 मार्क्स के लिए हमको कंपनी और सिक्योरिटी लॉ है। अभी के अभी ये सभी के सभी लॉ हमको याद होने चाहिए और इनके ईयर भी हमको याद होने चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा पहले आपको लाइन से बता दूं। आर्बिट्रेशन काउंसिलिएशन एक्ट का ईयर है आपका 1996। ये लॉ हम सबसे एंड में देखेंगे। आर्बिट्रेशन काउंसिलिएशन एक्ट के बाद में कोई लॉ है तो उसका ईयर है दैट इज securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest act। इसका शॉर्ट फॉर्म भी दूसरे एक्ट के लॉन्ग फॉर्म जितना है, 2002। इसके साथ में प्रिवेंशन, सॉरी माय मिस्टेक, सरफेसिया नहीं है, फेमा है, होल्ड। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जिसका ईयर है 1999, ये सेकंड लॉ है। क्रोनोलॉजिकली सेट करते हैं मतलब याद भी रहेगा। Securitization and Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of Securities Interest Act जिसका ईयर है 2002। Prevention of Money Laundering Act ईयर है 2002। फिर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट ईयर है 2010। और ताजा ताजा कोरा करकरी नया नवेला गरम गरम 2016 वाला इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। हर एक लॉ हम डेडिकेटेडली देखेंगे, हर एक लॉ काफी अच्छे से पढ़ेंगे और इस लॉ को हम कंप्लीट करेंगे जिस भी तरीके से हमको जरूरी पड़ता है उस तरीके से। इसमें से अब रफली हर एक लॉ के लिए कितने लेक्चर्स लगेंगे ये मैं आपको बोल दूं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और बेसिक्स, और भी बहुत सारे बेसिक्स है जो मुझे आपको एक्सप्लेन करने हैं लॉ के लिए, तो नियरली इस लॉ को लगेंगे 7 से 8 लेक्चर्स। ठीक है, 7-8 लेक्चर नियरली रख सकते हैं। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के लिए हमको लग सकते हैं 3 से 4 लेक्चर्स। सिक्योरिटाइजेशन लॉ के लिए लग सकते हैं 1 से 2 लेक्चर्स। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आई गेस 1 से 2 लेक्चर्स। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन लॉ के लिए नियरली 2 से 3 लेक्चर्स। और आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन के लिए 1 से 2 लेक्चर्स। अगर मैं इन सब लेक्चर्स की टोटल करूं इन केस, मतलब मिनिमम 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 कैलकुलेट करूं तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। और अगर मैं मैक्सिमम बोलूं तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, मतलब आपको टेंटेटिवली 17 से लेके 21 लेक्चर हमको रख सकते हैं ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए 30 मार्क्स का। तो मैं वैसे भी गिन के चलता हूं, हमेशा रफली मैं बोलता हूं कि आपका इकोनॉमिक लॉ ये अप्लीकेबल होता है 30 मार्क्स के लिए, जिसके लिए लगते हैं 20 लेक्चर्स।
और आपका कंपनी लॉ ये अप्लीकेबल होता है 70 मार्क्स के लिए, जिसके लिए नियरली लगते हैं 30 से 35 लेक्चर्स। इस तरीके से हमको इसको फिनिश करना है। इकोनॉमिक लॉ 30 मार्क्स के लिए 20 लेक्चर्स, कंपनी लॉ 70 मार्क्स के लिए 30 से 35 लेक्चर्स, कंपनी और सिक्योरिटी लॉ। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो मैं चाहूंगा इसको लिख के रखिए। कुछ सिलेबस में एडिशन हुए हैं, उस वजह से एक दो लेक्चर्स बढ़ भी सकते हैं, बट टेंटेटिव हमारा रफ स्ट्रक्चर यही रहेगा। इसको लिखना शुरू कर दीजिए, गो फॉर इट फास्ट। और एक्ट के नाम याद करना शुरू कर दीजिए, बहुत जरूरी है। लिखना हो जाए तो डिन डूना डिन डून डान डिन बोल देना। चलो डन एवरीबॉडी, लिख लिया है सबने? दर्शन जैन का सवाल है, सर व्हाई आईबीसी इज नॉट कॉल्ड एज एक्ट। दर्शन, जब मैं आईबीसी कोड शुरू करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आईबीसी को एक्ट क्यों नहीं बोला जाता। देयर इज डिफरेंस बिटवीन कोड एंड एक्ट। ये हमारा प्राइमरी डिस्कशन होता है आईबीसी में कि कोड का मतलब क्या है, ठीक है? पर ये तभी होगा, इसलिए थोड़ा सा वेट कर लेना। चलो डन एवरीबॉडी, बच्चों हो गया सबका? जालका चलो डन। सो यहाँ पे हमने पूरा सिलेबस को टच कर लिया है। अब
कल के लेक्चर से हम शुरू करेंगे हमारे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट चैप्टर से, ठीक है। कल के लेक्चर से हम शुरू करेंगे फेमा चैप्टर से। फेमा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा 7-8 लेक्चर्स में, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। फिर हम आईबीसी देखेंगे, आईबीसी के बाद में हम एफसीआरए देखेंगे, एफसीआरए के बाद में विल गो फॉर सरफेस एरिया, फिर पीएमएलए और एंड में आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट। इस प्रॉपर वे में हम जाएंगे। बहुत अच्छे से एक्ट देखने हैं हमको, ठीक है, और ये एक्ट आपको काफी हेल्प करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अगर आपके पास अभी तक नोट्स नहीं पहुंचे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कल मैं सॉफ्ट कॉपीज अपलोड करके रखूंगा, जहां हम नॉर्मली गूगल ड्राइव के लिंक में सॉफ्ट कॉपीज देते हैं वहां पे, और उसके लिंक मैं कल के वीडियो के नीचे भी डाल के रखूंगा यूट्यूब के साथ में। तो आप वहां से पहले प्राइमरी 2-5 पेजेस के सॉफ्ट कॉपीज ले सकते हो और उसमें से भी आप स्टार्ट कर सकते हो पढ़ना, तो आपको बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए हम इतना काफी करते हैं, लेक्चर आज का यहीं खत्म करते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। कल शाम को वापस मिलते हैं, ध्यान रखना। गुड डे, गॉड ब्लेस यू बेटा, टेक केयर। बाय बोलो मेरे को, बाय बोलो नालायक को, बाय बोलो और थैंक यू भी बोलो, बाय भी बोलो और थैंक यू भी बोलो। वी आर स्टार्टिंग विथ इकोनॉमिक लॉ। इकोनॉमिक लॉ पहले, कंपनीज एक्ट बाद में, बिकॉज कंपनीज एक्ट में काफी सारे अमेंडमेंट्स हो सकते हैं जो 30 अप्रैल तक के होंगे, तो इट इज बेटर कि हम कंपनीज एक्ट बाद में पढ़े, तो जितने भी अमेंडमेंट हम ज्यादा कवर कर पाएंगे अप टू 30 अप्रैल, वो सब अच्छे से कवर हो जाएंगे, ठीक है। अभी अगर कंपनीज एक्ट पढ़ा दिया तो बाद में जो अमेंडमेंट्स आएंगे अप्रैल वगैरह, मार्च में या अप्रैल में, वो हम कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं कंपनीज एक्ट बाद में ले रहा हूं, ठीक है। चलो बाय बेटा, टेक केयर, गुड डे, गुड ब्लेस यू।